अनदर IAS। जी हाँ साथियों, आज के इस इंटरव्यू में आज आपको एक और IAS मिलाना चाहूंगा जिन्होंने 2019 यूपीएससी में एक कामयाबी हासिल की है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कामयाबी हासिल हुई। उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में एक नाम मोहम्मद शब्बीर साहब का भी है जिन्होंने 406 रैंक लाकर जामिया आरसी का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने जामिया आरसी से ही प्रिपरेशन की थी यूपीएससी की। और आज हमारे साथ शब्बीर साहब हैं। शब्बीर साहब से मैं काफ़ी बात करूंगा रिलेटेड कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी यूपीएससी के लिए, इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की थी, और आपको ये बताएंगे कि आप अगर एक लेमैन हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेक्निकल चीज़ें। तो शब्बीर साहब, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आई हेard दैट यू गॉट IAS, दैट्स ग्रेट एंड स्प्लेंडेड, और बहुत बहुत मुबारक हो शब्बीर साहब। शुक्रिया। और ये कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। अच्छा जी। तो शब्बीर साहब, ये इससे पहले जो 3 अटेम्प्ट्स हुए उसमें कहाँ पे कमी रह गई? आपको कैसा लगता है कि एक होता है ना बच्चे, ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही उनकी जो, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने फेलियर पे। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि वैसे भी बच्चे हैं जिनका फेलियर मिला होगा, तो लेकिन कुछ नए बच्चे भी हैं, तो इससे सीखेंगे कि आपको जो फेलियर नाकामियाँ मिली थी उनसे कहाँ पे कमियां रह गई थी और आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया इस बार? देखिए, यूपीएससी में तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ अगर आपका शॉर्टकमिंग्स रहे तो आप उस स्टेज में छट सकते हैं। मैं अपना अगर एनालाइज करूँ प्रीवियस अटेम्प्ट्स, तो मुझे एक लगता है कि जो मैंने ऑप्शनल चूज किया था ज्योग्राफी, अच्छा, वो उसमें मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था, और इसलिए पहले 2 मेंस में, लास्ट 2 मेंस में मैंने ज्योग्राफी से लिखा था, और इस मेंस में मैंने एक्चुअली चेंज किया था अपना ऑप्शनल फिलोसफी, तो वो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा। और इसके अलावा एक चीज़ जहाँ मिसिंग था वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस था। ओके। और जी हाँ, और इस अटेम्प्ट में मैंने उस चीज़ को चेंज किया, उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस होता क्या है कि हम लोग प्रिपरेशन के टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं स्टडी करना। ओके। कंटेंट हम पढ़ते रहते हैं, बट उसको एक्चुअली कैसे यूज करना है आंसर में के फॉर्मेट में, वो हमसे नहीं हो पाता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सारे एस्पायरेंट्स के साथ वो प्रॉब्लम होता है। ओके। तो और लोग जितना जल्दी इस चीज़ पे फोकस करें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात बताई है शब्बीर साहब ने कि ज्यादातर बच्चे जो पढ़ने पे लगे रहते हैं, Exactly. पढ़ाई करते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल्स जो होती है, लिखने की भी जो आपकी जो लिमिटेशन है वो होनी चाहिए। तो राइटिंग स्किल्स, लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, ये शब्बीर साहब ये बताइए कि जो ये प्रिपरेशन आपने शुरू की, तो ऑब्वियसली आपको लगा कि आपने ये कमियां थी, आपने इस बार इम्प्रूव की और माशाल्लाह कामयाबी मिली। तो ये एक चीज आपने जो कही थी कि आप ज्योग्राफी से शिफ्ट हो गए फिलोसफी पे, जी हाँ, तो ये कैसे आपने, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया बात? और ये मतलब ये आसान नहीं है ये चीजें, Exactly. कि शिफ्ट करना, और क्योंकि एक नए लेवल से फिर शुरुआत करनी पड़ती जी हाँ, है। जरूर। तो ये तो बहुत बड़ी जिगर वाली बात है कि आपने शुरुआत की और माशाल्लाह। तो इसमें आपने ऐसा क्यों किया? आपने शिफ्ट ज्योग्राफी से फिर फिलोसफी क्यों आए, और फिलोसफी में किस तरह से मेहनत की, क्या स्ट्रेटेजी थी जिसमें आपको कामयाबी मिली? जी देखिए, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर लोग किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होते हैं। Okay. और मुझे लगा कि मैं ज्योग्राफी में कंफर्टेबल नहीं था। और ये मेरा कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोगों के साथ एक्चुअली ज्योग्राफी में ये प्रॉब्लम देखा गया। और इसके अलावा आरसीए में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने ज्योग्राफी से फिलोसफी चेंज किया। अच्छा। था, वो सक्सेसफुल रहे थे। तो इन द सेंस मुझे उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला, उनसे ये पता चला कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वी स्टिक टू वेरी स्पेसिफिक थिंग्स तो वो प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ये एक इंटरेस्ट की भी बात होती है। अगर आपकी इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, फिलोसफी में नहीं है, तो ऐसा कैसे करेंगे? फिर अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर आपने फिलोसफी में चूंकि आपको कामयाबी मिली, तो इससे मैं मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि आपने जब फिलोसफी ली तो आपको कामयाबी मिली। तो इंटरेस्ट वाली बात है, जैसे आपने बताया ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट थी, तो फिलोसफी में आप शिफ्ट हुए, तो क्या फिलोसफी में फिर इंटरेस्ट आपका बढ़ा, या फिर आपने ये सोचा कि नहीं फिलोसफी में आप कंफर्टेबल नहीं है, ज्योग्राफी में कम मार्क्स आ रहे हैं इसलिए फिलोसफी में शिफ्ट हो जाए, कुछ ऐसा? एक्चुअली जब हम ऑप्शनल का प्रिपरेशन चॉइस लेते हैं तो बहुत से फैक्टर्स हम देखते हैं। जैसे कि एक होता है, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्योग्राफी लिया था तो मैंने वो देखा था कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस होता है वो जीएस से बहुत ज्यादा मैच करता है। अच्छा, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ मुझे लगा था कि वो जीएस में हेल्प मिलेगा, बट ओवर द टाइम ऐसा नहीं हो पाया।
तो उसके बाद और जो जहाँ तक इंटरेस्ट की बात रही, तो आप अगर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाएंगे। तो सेम चीज़ फिलोसफी में भी मेरे साथ हुआ था। मैं जैसे बता रहा था कि आप देखें कि एक पार्टिकुलर ऑप्शनल चूज करें, थोड़ा सा उसका सिलेबस को एनालाइज करें, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कंफर्टेबल है, आंसर्स लिख सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। करते हैं तो स्टूडेंट ही हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। अच्छा सभी एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि वैसे बच्चे या बच्चियां हमें कमेंट आती है वीडियो में कि सर मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे घर से बाहर नहीं भेजा जा सकता, कुछ लिमिटेशन है। तो वैसी बच्चियां जो घर में पढ़ाई कर रही हैं और उनके पास कोचिंग नहीं कर सकती, तो क्या वैसी बच्चियां सिविल सर्विसेज की तैयारी घर बैठे कर सकती हैं? देखिए, कोचिंग की जहाँ तक सवाल रही, अगर आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो, अगर किसी कोई सिविल सर्विसेज में ना हो, आपको गाइड करने के लिए कोई ना हो, तो कोचिंग एक अच्छा स्टार्ट होता है। आपको वो अच्छा एक स्टार्ट दे देता है, एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव होता है, ओवरऑल व्यू होता है सिविल सर्विसेज, जो सिलेबस होता है, उससे आप यू गेट टू नो अबाउट दैट। बट अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई आपको अच्छा गाइड करने वाला हो, तो शायद आप कोचिंग को स्किप भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही बच्चियों की जो कि बाहर निकलना थोड़ा हेजिटेट करती हैं, तो मुझे लगता है कि आरसीए जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उनके लिए। यहाँ पर भी आरसीए में बहुत सारी लड़कियाँ मतलब बहुत कंफर्टेबली रह रही हैं और प्रिपेयर कर रही हैं, तो यू हैव टू सर्च फॉर दोज ऑप्शंस आल्सो। ऑब्वियसली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको अगर कल को सिलेक्शन होगी आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ माइंड से आपको निकाल देनी है। और जो सबीर साहब एक बता रहे थे कि अगर आप घर से तैयारी करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन तो कर सकती हैं, बट उसके लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपको एक बंदा हो जो गाइड करे कि किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है। वैसे आप खुद से कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके सामने कोई गाइड करने वाला हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और रिसोर्सेज तो आज की डेट में बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। तो गाइड करने वाला सही होना चाहिए जो कि आपको सही से गाइड कर सके प्रिपरेशन के लिए। सबीर साहब, मैं आपकी इस कामयाबी के लिए आप जामिया आरसीए को किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली जामिया आरसीए से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो होता है एक जैसे मैंने बोला कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए एक गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग ऑलरेडी जो सर्विस में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे एक गाइडेंस मिलता है आपको कि आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है जिससे आप सिर्फ कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वो कंफ्यूजन सॉर्ट ऑफ यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा एक जो बेनिफिट होता है कि आप अगर बाहर स्टे कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, वो एक अलग ही टेंशन होता है। तो वो अब अगर आरसीए में आते हैं तो वो आपके पास जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है वो आपके पास नहीं रहता है। थर्ड जो प्लस पॉइंट होता है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, खासकर जब आप मेंस का प्रिपेयर करते हैं आंसर राइटिंग के लिए। जैसे कि इस अटेम्प्ट में मैंने अपने रूममेट के साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था, और शायद वो वही एक फैक्टर था जो लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि आरसीए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आई विल बी ऑलवेज इन डेप्थ फॉर दैट। ऐसे का कोई पार्टिकुलर आपको कुछ अलग से मटेरियल नहीं पढ़ना होता है। आप एक्चुअली अगर जीएस में कंफर्टेबल है, आपके जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर्ड है, तो जो कंटेंट होता है वो बस वही होता है। ऐसे में फिर जो एक अलग से वो करना पड़ता है, उसमें भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है। तो इसके लिए एक तो है कि आप कुछ मॉडल आंसर से, मॉडल एसे से स्टार्ट कर लो। दूसरा जो टॉपर्स का ऐसे होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप उसे देख सकते हैं कि वो किस वे में लिखते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। कुछ कंटेंट्स भी आप उससे निकाल सकते हैं, उनका जो फॉर्मेट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, आपका जो कंटेंट है वो सेम रहेगा जीएस वाला ही, और फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। सो आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल। साथ में ऐसे में जो लिखने का फॉर्मेट है उसको मेंटेन करनी है। और एक चीज़ और सर ने बताई थी कि जो सीनियर हैं जिन्होंने टॉपर्स की अवेलेबल होती है इंटरनेट, तो उसको देखिए वो किस तरह से लिखते हैं, वे ऑफ राइटिंग उनकी क्या है, थॉट किस तरह से उन्होंने जो है वहाँ पे लिखा है, उसको भी देखिए आप काफ़ी कुछ उसमें आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन की थी सर? देखिए, करंट अफेयर्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो कौन सा करंट इश्यूज आएगा खासकर पीटी के लिए, तो उसमें आप एक्चुअली किसी एक सोर्स पे आप स्टे नहीं कर सकते। आपको देखना होगा कि हम और कहाँ से कुछ नया चीज़ जहाँ भी मिल रहा है। तो उसमें तो एक तो है न्यूज़पेपर है, दूसरा कोचिंग
कोचिंग की जो मंथली मैगजीन्स वगैरह आती है उसको ये फॉलो करें, बट ऐसा भी नहीं कि आप हर कुछ फॉलो कर रहे हैं। आप जो एक पार्टिकुलर अपना सेलेक्ट कर दें कि ये पार्टिकुलर कोचिंग का मैगजीन, मंथली मैगजीन मुझे पढ़ना है या न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना है, उसके बाद फिर रिवीजन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। और वो एक शायद अब रिवीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है और लोग जनरली उसको स्किप कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की पे लोग भागते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम। देखिए इंटरव्यू कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता है, फिर वही जो आपने ओवरऑल एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, आपको आंसर उससे ही करना होता है। बट जी हाँ, प्रैक्टिस तो आपको हर स्टेप पे करना होता है और इंटरव्यू में खासकर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको एक तुरंत में आंसर एक चाहिए होता है, उसके अलावा जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है, क्योंकि वहाँ पर काउंटर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। एग्जैक्टली, तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मेंस के बाद आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दें। और जैसा कि वो मैंने कहा कि मॉक इंटरव्यूज दें, और खासकर जो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप्स के साथ जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। सो इंटरव्यू के लिए जो आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप बैठ के इंटरव्यू से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस जो सर ने बताया था कि नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऑब्वियसली मेंस के बाद तो काफी नॉलेज हो जाता है, तो काउंटर क्वेश्चन को आप किस तरह जवाब करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे। तो अगर आपका नॉलेज अच्छा हो तो आप जवाब भी दे सकते हैं उसके। और साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पूछ रहे थे सर प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद इंटरव्यू किसी किसी का अच्छा नहीं जाता है, तो वो क्या मतलब कॉन्फिडेंस और लेवल उनकी या फिर क्या कमी रह जाती है उस बच्चों? वो कमी हो जाती है कि आप एक्चुअल मोमेंट में आप अगर उससे कुछ ज्यादा मॉक दें तो आप एक काइंड ऑफ इजीनेस फील करते हैं जब एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं हुआ है तो वहां पर आप जाकर थोड़ा हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। आप एक्चुअली आंसर जान रहे हैं बट आपके कभी कभी होता है कि वो एक्चुअल आंसर नहीं आ पाता या आपका टोन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में नॉलेज से ज्यादा आपको मैटर करता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, आंसर किस तरह से कर रहे हैं। इवन इफ यू डोंट नो द थिंग्स यू कैन पोलाइटली से नो, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो उतना कंसीडर करते हैं कि क्योंकि इंटरव्यू का भी स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा होता है, अपने स्टेट्स के बारे में जानना होता है, अपने ऑप्शनल के बारे में जानना होता है, अपने हॉबीज़ के बारे में जानना होता है। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आपको अगर आंसर आता है तो आप मुझे अच्छे से पोलाइटली आंसर करें। अगर नहीं आता है तो भी देयर इज अ वे टू से नो, सो वो आपको सीखना पड़ता है और वो सिर्फ मॉक इंटरव्यूज और प्रैक्टिस से ही आता है। सो फाइनली सब्बीर साहब को IAS ग्रेड मिल चुकी है और माशाल्लाह, और ये कल आप लोग लवासना के लिए निकल रहे हैं। सो लवासना, यू नो दैट लवासना व्हाट इज दिस, यू नो लवासना जो हर एक एस्पिरेंट की ख्वाहिश होती है, तो कल सब्बीर साहब लवासना के लिए निकल रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से, हम सभी की तरफ से वंस अगेन सब्बीर साहब कांग्रेचुलेशन, शुक्रिया, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, स्प्लेंडेड एंड गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू।